वेलकम बैक दोस्तों। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जहां पर विल अपने लिए फैक्शन सेलेक्ट करने ही वाला था, पर जियो ऐसा करना ही नहीं देता। यहाँ तक कि उन दोनों ने फैसला कर लिया था कि जो भी जीतेगा उसी के फैक्शन में विल शामिल होगा। इसी वजह से दोनों ही जंगलियों की तरफ फाइट करने लगे थे। फाइट में कभी जियो जीतता हुआ दिखाई दे रहा था, कभी अल्फारिया। पर यह फाइट जब खत्म होने ही वाली थी, उसी वक्त दोनों फिर से फाइट करना शुरू कर देते हैं। और अरीना में जब अल्फारिया कहती है कि मैं विल से प्यार करती हूँ, तो कोलेट पहले से भी ज्यादा जेलस होने लगी थी। फाइट की तरफ दोनों ने ही अपने अपने ट्रम्प कार्ड बाहर की तरफ निकाल लिए थे, जिसमें विर्गो, आर्गो, थोर्जियस और ग्लेसिया लास्ट एल्विस आपस में ब्रूटली तरीके से टकरा जाते हैं, जो देखकर उन दोनों ने आसपास के लोगों की जान बचाने के लिए एक बैरियर इंचांट कर दिया था। अब आगे तो एपिसोड 12 की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहां पर हमारा पिछला एपिसोड एंड हुआ था, और दो पावरफुल बीस्ट आपस में टकराने की वजह से उसका इम्पैक्ट एकेडमी तक नजर आ रहा होता है। अब अचानक आए इस अर्थक्वेक की वजह से प्रोफेसर वर्कनर घबराते हुए कह रहे थे वह एक्सप्लोजन टावर के अंदर हुआ और ऐसा करने में सिर्फ वही लोग कैपेबल हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर एडवर्ड भी गुस्सा करते हुए कह रहे थे ये बेहद गुस्सा दिलाने वाला है। फिर वो दोनों एक साथ कहने लगे ये जरूर उन अजीब मोस्टर्स यानी मागिया वेंडर्स का काम होगा। फिर यहाँ से इनका ठोकर टावर के अंदर की तरफ आ गया था, जहाँ पर वो अरीना पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो गया था। लेकिन वो दोनों बंदे घबराते हुए कह रहे थे क्या हम जिंदा है, पर मुझे लगा था कि हम मर जाएंगे। साथ ही साथ इस खौफनाक नजारे को देखने के बाद विल भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर अल्फारिया की भी हालत कुछ ठीक नहीं थी। उसके सामने की तरफ जियो थोर्जियस भी ब्रूटली इंजर्ड हो गया था, पर वो खुद को संभालते हुए कहता है मुकाबला लगता है ड्रॉ हुआ है ना, पर लगता है कि तुम अभी भी लड़ सकती हो लड़की। उसकी इस बात का जवाब देते हुए एल्फी कहती है मैं भी तुमसे यही कह सकती हूँ। ये बात सुनकर थोर्जियस कहता है कि उसमें मेरी सारी मैजिकल एनर्जी खत्म हो गई है, लेकिन तुम अभी भी तैयार हो है ना। इसी के साथ वो दोनों एक दूसरे से फिर से भिड़ने के लिए एक दूसरे की तरफ काफी तेजी से आने लगे, पर ये तमाशा और जारी हो पाता उससे पहले ही कैरियल और एलेनोर बीच में आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों अपनी अपनी पोजीशन पर रुक चुके थे। साथ ही कैरियल कहता है कि अब बहुत हुआ। अब अपने सामने एलेनोर को देखने के बाद अल्फारिया काफी गुस्से में कहती है एलेनोर प्लीज मेरे सामने से हट जाओ। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद एलेनोर अपनी भड़ास उस पर निकालते हुए कहती है तुम्हारे पास अब समय बिल्कुल भी नहीं बचा है बेवकूफ लड़की, और अगर तुम लोग गलती से एक दूसरे को मार भी डालते तो ज्यादा अच्छा होता। दूसरी तरफ वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हाल था, जहाँ पर थोर्जियस उसको गालियां दे रहा होता है, पर कैरियल उसकी बातों को अनदेखा करते हुए कहने लगा मैंने तो बस खड़े होकर देखा, लेकिन तुम दोनों तो मामले को सुलझा ही नहीं पाए, इसलिए अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है जियो। और हाँ, जब सोवरेन कुछ कहते हैं तो तुम्हें भी उनकी बात सुननी ही पड़ेगी। इसके बाद यहाँ से इनका ठोकर एरोन मास्टीरियस की तरफ आ गया था, जो नीचे की तरफ आते हुए उनसे कहते हैं कि अब तुम दोनों रुक जाओ और मैं दो मागे वेंडर के बीच का कोई भी टकराव नहीं होने दे सकता। अब ये सुनकर जियो थोर्जियस आग बबूला होने के साथ उससे कह रहा था दखल अंदाजी मत करो बुढ़े। साथ ही साथ अल्फारिया भी कह रही थी कोई भी सिफारिश काम नहीं आएगी जब तक कि विल की जगह तय नहीं हो जाती। साथ ही साथ जियो थोर्जियस अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कह रहा था इसका फैसला फाइट से ही हो सकता है और इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। उन दोनों की ऐसी बातों को सुन लेने के बाद एरोन मास्टीरियस खामोश हो चुके थे, जबकि दूसरी तरफ वहाँ के सारे लोग उनके जवाब का इंतजार कर रहे होते हैं। और उसके कुछ देर बाद एरोन मास्टीरियस खामोशी को तोड़ते हैं। साथ ही वो कहे इसका फैसला होगा रॉक पेपर सीजर से। अब ये सुनकर वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ सरीसा ने तो अपना माथा ही पकड़ लिया था, जबकि दूसरी तरफ फिन को हंसी आ रही थी। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर एरोन मास्टीरियस अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कह रहे थे अगर तुम कोई और तरीका अपनाते हो तो विल सरफोर्ट मेरे कंट्रोल में आ जाएगा और सबसे पहले आता है रॉक। अब अपने फैक्शन का जिक्र सुनकर कोलेट का चेहरा थोड़ा अजीब हो चुका था। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर वो दोनों इसके लिए तैयार हो चुके थे, जिसके बाद वो दोनों अपने हाथों को तैयार करते हुए कहने लगे रॉक पेपर सीजर, जिसकी वजह से ये वाला राउंड उनका ये टाई हो जाता है। पर वो फिर से ट्राई करते हैं, लेकिन फिर से टाई हो जाता है और ये सब ऐसे ही लगातार चलता रहा। अब इस मंजिल को देखने के बाद विल थोड़ा हैरान होते हुए कहता है कि अरे जूलियस सच में यहाँ पर क्या हो रहा है। उसके इन सवालों का जवाब देते हुए जूलियस कहता है कि अगर हम शुरुआत में देखें तो इस सब के पीछे तुम ही हो। फिर हम उनके मैच की तरफ आते हैं, जहाँ पर उनका ये मैच लगातार टाई होते जा रहा था और टाई की गिनती 399 है और 300 तक आते आते उनमें से कोई ना कोई एक जीत जाता है, जिसमें से होता है अल्फारिया का सीजर, दूसरी तरफ जियो थोर्जियस का होता है हैमर। अब ये देखने के बाद अल्फारिया जोर से चिल्लाने के साथ रोने लगी थी, वहीं दूसरी तरफ जियो थोर्जियस जीत की खुशियां बनाने लगा। अब अल्फारिया की ऐसी हालत को देखने के बाद विल उसको चुप कराने के लिए जाने ही वाला था, लेकिन उससे पहले जियो थोर्जियस फिर से उसको अपने कब्जे में लेते हुए कहता है अब तुम मेरे हो और तुम्हें शिकायत करने का कोई भी हक नहीं है। पर अल्फारिया विल को पकड़ने के साथ रोते हुए कह रही होती है नहीं मुझे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे इससे नफरत है, नफरत है, नफरत है, मैं विल के साथ रहूंगी। विल मुझे यह नहीं
चाहिए। एल्फी की ऐसी हालत को देखने के बाद विल अपने मन में कहने लगा, हाँ ये सच है, एल्फी को मुझे छोड़कर अकेले ही टावर पर जाना पड़ा और उसने 6 साल तक मेरा इंतजार किया और अब सच तो यह है कि मैं भी उसके साथ रहना चाहता हूँ। जो सब सोच लेने के बाद वो उसको पकड़ते हुए समझाता है, कोई बात नहीं, हम फिर मिलेंगे, नहीं मैं तुमसे मिलने आऊंगा। अब ये सुनकर अल्फारी अपना रोतड़ा चेहरा उसको दिखाती है, पर वो उससे कुछ भी कह पाती उससे पहले ही सरीसा उसको वहाँ से घसीटते हुए कहने लगी, चलो अभी अब जाने का समय हो गया है क्योंकि लॉर्ड एरन का ये ऑर्डर है। पर वो वहाँ से जाना नहीं चाहती थी, इसी वजह से वो छटपटाते हुए कह रही थी, क्या रुको, मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकती, नहीं मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर मुझे छोड़ दो क्योंकि मुझे विल के पास जाना है। उसकी ऐसी रोती बातों को सुनने के बाद यहाँ तक कि खुद से दूर जाता हुआ देख कर विल रोने ही वाला था। उससे पहले ही वहाँ पर जियो थोड़े जाते के साथ उसको समझाने लगा था, लगता है तुम समझती हो कि चीजें कैसे काम करती है, पर मुझे लगा था कि तुम जंगली जानवर की तरह बेकाबू हो जाओगे। जबकि विल खुद को संभालते हुए कहना शुरू करता है, अगर मैंने कोई सेल्फिश बात कही तो एल्फी फिर से लड़ेगी और उसे चोट लग जाएगी, इसलिए क्या तुम मुझसे वादा करोगे, वादा करो कि तुम एल्फी से नहीं लड़ोगे। अगर तुमने मुझसे वादा नहीं किया तो मैं तुम्हें हराकर उसके पास भाग जाऊंगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर जियो थोर्जियस हंसने के साथ कहने लगा, मुझे तुम्हारा ये घमंड पसंद है और ये मेरा स्टाइल है। फिर वो उसके सर पर हाथ रखने के साथ अपनी ब्लेसिंग उसको दे देता है, जिसकी वजह से विल का कॉस्ट्यूम पूरी तरह से लाइटनिंग फैक्शन का हो चुका था। साथ ही साथ जियो थोर्जियस सीरियस होने के साथ कहता है कि आज से तुम लाइटनिंग फैक्शन का हिस्सा हो। अब इस नजारे को देखने के बाद उसके सारे के सारे दोस्त काफी ज्यादा खुश हो चुके थे, जबकि दूसरी तरफ जियो थोर्जियस जाते हुए कह रहा था, मैं कोई दया नहीं दिखाऊंगा, इसी वजह से बेहतर होगा कि तुम खुद को तैयार रखो। इसके बाद यहाँ से निकट होकर क्लैरी हाउस की तरफ आ गया था, जहाँ पर एक बंदा सभी को बता रहा होता है सभी फैक्शन को एक्सेप्ट कर लिया गया है, जिसकी वजह से मेरी तरफ से सभी लोगों को कांग्रेचुलेशन। इसी के साथ वहाँ के सारे स्टूडेंट अपनी क्लास से एक दूसरे से टकराने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ एमा का कहना है, अरे क्या तुम सोचते हो कि टावर में इस तरह से मस्ती करना ठीक है? उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो दोनों उसको बताते हैं कि इसमें क्या नुकसान होगा एमा, वैसे भी उन्होंने हमसे कहा था कि कल हमारे गाइडेंस सिलेक्शन तक हम जो चाहे वो कर सकते हैं। जो सुनकर एमा एटीट्यूड दिखाते हुए बोलते कि अब हम सब अलग अलग फैक्शन में हैं, इसी वजह से मुझे नहीं पता कि अपोनेंट्स के साथ घुलना मिलना कैसा रहेगा। उसी वक्त वहाँ पर रोजाते के साथ एमा से कहने लगी, अरे अरे मिस एमा, मेरी प्यारी छोटी मॉडल स्टूडेंट, तुम सच में इतने खुश हो कि खुशी के मारे उछल पड़ोगी, है ना? उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद एमा खुद को रोक नहीं पाती, इसी वजह से वो अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहने लगी कि लगता है कि मैं चांद पर आ गई हूँ। अब ये सुनकर लिरिल उससे कहता है कि तुम सच में फेमस होना चाहती हो, है ना? इस पे एमा फिर से धीरे से कहने लगी थी कि मैं चाहती हूँ कि लोग मेरे साथ सेलिब्रेट करें। जो सुनकर उसका दोस्त बताता है कि फिर पार्टी का समय आ गया है। एमा की ऐसी बातों को सुनने के बाद वो अनाउंसर कह रहा था, अब उस एमा के नाम जो हमारे लिए बचा हुआ खाना लेके आई, इसी वजह से एमा के लिए एक और जाम। जो सुनकर वहाँ के सारे लोग उसके लिए चीयर्स करने लगे थे, यहाँ तक कि एमा भी रोते हुए चीयर्स कहती है। और ये पार्टी वहाँ पर ऐसे ही लगातार चलती रहे। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर लिहाना थकी हारी आकर बेड पे गिर जाती है। यहाँ तक कि विल भी वहाँ पर आ गया था, पर लिहाना की ऐसी हालत को देखने के बाद वो उससे पूछता है, लिहाना क्या तुम ठीक हो? जिस बात का जवाब देते हुए लिहाना बताती है कि माफ करना, पिछले कुछ दिनों की थकान ने। अरे हाँ विल, अब जब तुम लाइटनिंग फैक्शन में शामिल हो गए हो तो जल्द ही समझ जाओगे। ये बात सुनकर विल कहता कि तुमने मुझे बहुत इंस्पायर कर दिया है और थोड़ा डरा भी दिया है, पर क्या तुम कुछ खाना खाना चाहोगे? जो सुनकर लिहाना इसके लिए तुरंत तैयार हो जाती है। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर लिहाना वो खाना खा रही थी। वहीं दूसरी तरफ जूलियस का कहना है, सब कुछ गड़बड़ है क्योंकि तुम लाइटनिंग फैक्शन में शामिल हो गए। और लेडी अल्फारिया बस रोती रही, पर जब मैंने उसे दिलासा देने की कोशिश की तो वह चिल्लाई और मुझे सब कुछ छोड़कर वहाँ से भागना पड़ा। पर वो यहाँ तक नहीं रुकी, उसने वहाँ से भागने की कोशिश की। साथ ही तुम्हारी ऐसी चीजों को छोड़ने के बाद हम सबको नहीं, लेडी अल्फारिया को रोना पड़ा और फिर तुम यहाँ आकर मजे कर रहे हो। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद विल तुरंत उसके सामने झुकते हुए उससे माफी मांगने लगा था। अब ये देखकर जूलियस भी उसे कुछ नहीं कहता। साथ ही साथ वो उसका गूगल्स देते हुए कहा कि तुम ये भूल गए थे और तुम इसे अपने साथ ले जा सकते हो। अब अपने गूगल्स को लेने के साथ विल उसका शुक्रिया अदा करता है, पर वो उससे और भी कुछ कहने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही कोलेट बोल पड़ी, क्या तुम दोनों पहले से भी बेहतर तरीके से मिलजुल कर रह रहे हो? अब ये सुनकर विल का कहना है, कोलेट तुम नाराज हो क्या? पर कोलेट मना कर देती है कि मैं नाराज नहीं हूँ, लेकिन बिग्नोल उसकी पोल पट्टी खोलते हुए कहता है कि कोलेट को जलन हो रही है और जब उसका ध्यान नहीं था तब तुमने जूलियस के साथ रहकर एक गहरा रिश्ता बना लिया, इसी वजह से उसे जूलियस से जलन हो रही है। अब ये सुनकर जूलियस आग बबूला होने के साथ कहता है कि मैंने कोई भी और कभी भी कोई रिश्ता नहीं बनाया और मुझे तुम्हारे दोस्त बनने के खेल में शामिल होने का कोई भी इरादा नहीं है, समझी? उसकी इस बात पर कोलेट चिल्लाते हुए बताती है कि दोस्त जैसा
ऐसा बर्ताव करने से तुम्हारा क्या मतलब है? वैसे सच कहूँ तो वह हमेशा बुरी बातें ही करता रहता है। उसके वहाँ से चले जाने के बाद विल बोल पड़ा, मुझे लगा कि मैं उसकी काइंडनेस को थोड़ा बेहतर समझने लगा हूँ। उसी वक्त वहाँ पर एक पर्सन आते के साथ कह रहा था, अरे बुक लर्नर, हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। वैसे क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगे और तुम हमारे कमबैक क्लब का हिस्सा हो, है ना? उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद विगलोन का कहना है, तुम्हें जाना चाहिए, तुम जितने पहचान पाते हो तुम मुझसे कहीं ज्यादा के हकदार हो। जो सुनकर विल बिना समय गवाए वहाँ से चला जाता है। उसके वहाँ से चले जाने के बाद कोलेट उदास नजर आ रही थी। साथ ही वो कहना शुरू करती है, यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा एमा ने कहा था, और अब मैं बिल को सिर्फ अपने पास नहीं रख सकती और मुझे अब अकेलापन महसूस हो रहा है। अब मैं उसकी अकेले दोस्त नहीं रही, मैं मतलबी और परेशान करने वाली हूँ। मैं पहले जैसी थी वैसी ही हूँ, मुझे में कोई बदलाव नहीं आया है। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद विग्नोल बताने लगा, खुद को कम समझने से कुछ भी हासिल नहीं होगा और वैसे भी मैंने इंतजार करना छोड़ने का फैसला कर लिया है। इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने हार मान ली है। मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उस इंसान के करीब पहुंचूंगा जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। यही मुझे विल ने सिखाया है। उसे बीच लिहाना बोल पड़ी, जब कोई डरपोक भागने से डरता है तो उसे ही हिम्मत कहते हैं, है ना कोलेट? अब ये बात कोलेट अच्छे से समझ चुकी थी। साथ ही वह कहती है, मैं एक मतलबी और चिड़चिड़ी लड़की हूँ, लेकिन एक बात है जो मैं विल को बताना चाहती हूँ। जो सुनकर कीकी और लिहाना दोनों ही एक साथ कहते हैं, तो फिर तुम्हें जाना चाहिए। इसी के साथ कोलेट उनका शुक्रिया अदा करने के साथ वहाँ से चली जाती है। पर जब वो आगे बढ़ रही थी तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उसके पैर जाम हो चुके हैं। अब ये देखने के साथ लिहाना का कहना है, क्या हमें उसकी मदद करनी चाहिए? जिसका जवाब देते हुए विग्नोल बताता है, चलो थोड़ी देर और उस पर नजर रखते हैं। इसके बाद यहाँ से कट होकर विल की तरफ आ गया था। ऊपर की तरफ शियोन विल की तरफ ही देख रहा होता है, पर वहाँ पर अचानक से जूलियस आते के साथ उससे कहता है कि तुम इतने उदास क्यों खड़े हो? क्या तुम अब अकेला फील कर रहे हो? क्योंकि तुम्हें परेशान करने के लिए कोई भी नहीं है और तुम एक जिद्दी और बुरे स्वभाव वाले अशर हो। वैसे सच तो यह है कि तुम उस पर और जुल्म करना चाहते हो, है ना? उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद शियोन कहता है कि अब इसकी कोई भी जरूरत नहीं है और वह अब काइंड नहीं रहा। इसी वजह से वो गुस्सा दिलाने वाला है, लेकिन अब उसे देखकर बुरा नहीं लगता। पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा। उसी वक्त विल की नजर भी शियोन पर पड़ जाती है। साथ ही साथ वो उससे कहने लगा, तुमने मुझे पहले भी यह कहने नहीं दिया, लेकिन टर्मिनेलिया ग्रेजुएशन सेरेमनी और बाकी बहुत सी चीजों के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या मैं वहाँ पर आ सकता हूँ जहाँ पर तुम हो? उसकी इस बात पर शियोन बताता है, तुम यहाँ पर किस पर्पस के लिए आना चाहती हो? अब ये सुनकर विल भी सोच में पड़ चुका था, पर वो उसको बताता है कि तुमको शुक्रिया अदा करने के लिए। उसकी इस बात पर शियोन बताता है कि इस मामले में तुम मुझसे फाइट कर सकते हो। अब ये सुनकर विल के साथ साथ उसके पीछे वाले भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ शियोन अपने फीनिक्स को बाहर की तरफ निकालने के साथ कहता है, शुक्रिया के बदले यह एक बेहतरीन तरीका है, क्या तुमको नहीं लगता? अब इस नजारे को देखने के बाद जूलियस भी पीछे नहीं रहता। वो भी अपने छोटे छोटे पंचे बाहर की तरफ निकालने के साथ कहने लगा, ये बहुत बढ़िया आइडिया है, इसलिए मुझे भी इसमें शामिल होने दो। इसी के साथ तुम्हें ट्रेनिंग के बदले जो पैसे मुझे तुमसे लेने थे मैं उसे माफ करता हूँ। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर कोलेट अभी भी जरा सी भी नहीं हिली थी, लेकिन वो खुद को समझाते हुए कह रही थी, जाऊँ अभी जाऊँ? कोलेट लॉयर, तुम्हें जाना ही होगा, इसी वजह से मुझे ये करना ही होगा। इसी के साथ वो गेट खोलकर विल की तरफ बढ़ते हुए कहती है कि विल, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। पर वो उसे एक अल्फाज भी कह पाती उससे पहले ही उन दोनों ने एक साथ विल पर अटैक कर दिया था। इसके बाद यहाँ सिर हटकर उन दोनों की तरफ आ गया था, जहाँ पर सेरेडबेन उससे कहती है कि तुम नहीं जा रही हो आइरिस। उसकी इस बात पर आइरिस बताते कि अगर मैं ऐसा करते भी तो इससे सब कंफ्यूज ही होते, इसके अलावा इससे विल के सामने मेरी असली पहचान खुल जाती। ये बात सुनकर क्लैरिस का कहना है, देखने वाले हमेशा इतने सीक्रेटिव होते हैं, है ना? उसी वक्त वहाँ पर हम उन दोनों के अलावा फिन को भी देख पाते हैं, जो कह रहा था, मुझे लगता है कि यह गलत कदम है। अगर तुम अपने जूनियर वाली इमेज बनाए रखने पर ही अटकी रहोगी तो उसे कोई और ले जाएगा, समझ रही हो? इस बात पर आइरिस कह रही थी, प्लीज जब मन करे तब बस ऐसे ही मत आ जाया करो, और हाँ, मैंने कभी तुमसे सलाह नहीं मांगी। जिसके जवाब पर फिन बोला, मैं तुम्हारे लिए दुआ कर रहा हूँ आइरिस। फिर वो जोर जोर से हंसने लगा। ये बात सुनकर आइरिस सीरियस होने के साथ कहने लगी, इन्वेस्ट प्लीज मुझसे एक वादा करो। अब ये सुनकर फिन उसको बताता है कि अगर तुम मुझे फिन कहकर बुलाओगी तो शायद मैं तुम्हारी बात सुन लूं। इसी वजह से आइरिस उसका नाम लेने के साथ उसको बताती है कि विल ऑफिशियली तौर पर टावर का एक मेंबर बन गया है, इसलिए प्लीज उसे कभी दूर मत ले जाना। जो सुनने के बाद विल बोलता है कि ठीक है, मैं सेरेडबेन की इच्छा की रिस्पेक्ट करूंगा और कुछ देर और इंतजार करूंगा। हालांकि सोर्ड की कोई प्रोग्रेस नहीं हुई तो मैं उसे ले जाऊंगा और इस पर कोई बहस नहीं होगी। उसकी इस बात पर सेरेडबेन बताती कि तुम बेझिझक ऐसा कर सकती हो, क्योंकि ऐसा हेवन से भी परे जाने के लिए किया जा रहा है। इसके बाद यहाँ से कट होकर उनकी फाइट की तरफ आ गया था, जहाँ पर प्रोफेसर बर्कनर आते के साथ उन सभी पर चिल्लाते हुए कह रहे थे, अरे तुम लोग
आखिर कर क्या रहे हो? साथ ही तुम टावर तक पहुंच गए हो पर अभी भी स्टूडेंट्स जैसा बर्ताव कर रहे हो और एक हाई मेज के तौर पर तुम में समझदारी की बहुत ही ज्यादा कमी है। कम से कम कुछ समय पहले मैं तुम्हें इसी तरह से डांटता था, इसी वजह से ज्यादा ढीले मत पड़ो। और मैं यह सलाह तुम्हारे टीचर के तौर पर नहीं बल्कि एक सीनियर मेज के तौर पर दे रहा हूँ। इसके बाद वो विल से सवाल करते हैं, विल क्या तुम्हारे पास अभी भी थोड़ा समय है? जिस पर विल एग्री था और जो कोलेट यहाँ पर बात करने आई थी वो नहीं कह पाती क्योंकि यहाँ से इनका टोकर एक जगह की तरफ आ गया था जहाँ पर प्रोफेसर वर्कनर उसको बता रहे थे, विल सेकंड ब्लूम को पूरा करने के लिए कांग्रेचुलेशंस। अब ये सुनकर विल कहता है कि ग्रेजुएशन सेरेमनी के बाद भी आपने मुझे कई बार कांग्रेचुलेशन कहा है, यहाँ तक कि आप मुझसे भी ज्यादा रोई हो। ये बात सुनकर प्रोफेसर वर्कनर थोड़ा एम्बेरस फील करते हुए कह रहे थे, मेरा मजाक मत उड़ाओ बेवकूफ, टीचर ऐसे ही होते हैं। तभी अचानक से विल प्रोफेसर वर्कनर से कहता है कि मेरी एक गुजारिश है, क्या कोई तरीका है जिससे मैं एल्फी से मिल सकूं, क्योंकि अभी मैं उससे सबसे ज्यादा मिलना चाहता हूं। जो सब जानने के बाद प्रोफेसर वर्कनर बताने लगे थे किसी दूसरे फैक्शन के पर्सन के लिए माँ के वेंडर से मिलना इम्पॉसिबल है, लेकिन इत्तेफाक से एक स्टूडेंट है जो तुमसे मिलना चाहती है, इसलिए जाकर कपड़े बदल लो क्योंकि हम चुपके से टावर से बाहर निकल रहे हैं। अब ये सुनकर विल काफी ज्यादा हैरान हो गया था। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर वो दोनों उस ड्रैगन पर सवार होकर निकल जाते हैं। अब उसको वहाँ से ज्यादा देखेकर प्रोफेसर एडवर्ड का कहना है वो वर्कनर वो अपनी तरफदारी बहुत ज्यादा कर रहा है। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद इलाइजा नोस्फेरा कहना शुरू करती है, क्या तुम उसकी उस प्यारी सी ट्रीट की बात कर रहे हो? ऐसा इसलिए है क्योंकि एक दूसरे टीचर ने जो बिल्कुल किसी खतरनाक सांप की तरह डरते थे और उसे पूरी तरह से कोड़े मारते थे, इतने कि वह लगभग पूरी तरह से टूट ही गया था। पता है ये बंदी प्रोफेसर वर्कनर के खिलाफ एक अल्फाज भी नहीं सुन सकती। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर क्लैरिसिरा कह रही थी ये जवानी है बिल्कुल हमारे जमाने जैसी है। इसके बाद यहाँ से शिफ्ट होकर एक जगह की तरफ आ गया था जहाँ पर प्रोफेसर वर्कनर ने बिल को सही सलामत टावर के बाहर की तरफ निकाल लिया था, पर वो उसको समझाते हैं मैं 12 बजे तुम्हें लेने आऊंगा, तब तक यह पक्का कर लो कि तुम बिना किसी पछतावे के जा सको। जो सब कह लेने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर एल्फारिया ने स्टूडेंट्स की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, पर वहाँ पर विल आते के साथ उससे कहता है कि एल्फी मुझे माफ कर देना कि मुझे आने में इतना समय लग गया। अपने सामने विल को देखने के बाद एल्फी तुरंत उस पर चढ़ने के साथ बताती है कि तुम जियो के पास क्यों गए, क्या तुम मुझसे अब नफरत करते हो? अब ये सुनकर विल उसको समझाता है कि एल्फी तुम ही तो स्टोन पेपर सीजर में हार गई थी, इसी वजह से तुम ही बताओ कि मैं उस समय क्या करता। इस पे एल्फारिया उसको बताने लगी थी मुझे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे लगा था कि आखिरकार मैं तुम्हारे साथ रह पाऊंगी। वैसे विल और अब मैं नहीं चाहती कि तुम जियो की दुल्हन बोलो, मुझे इससे नफरत है। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद विल हैरान होते हुए कहता है कि दुल्हन से तुम्हारा क्या मतलब है और ऐसा कभी नहीं हो सकता। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर विल बेंच पर बैठते हुए कह रहा था मैं भी साथ रहना चाहता था, लेकिन फिर मैंने सोचा क्या हम सच में इस बात से सहमत है कि यही हमारा गोल है और हमने क्या वादा किया था। जिसका जवाब देते हुए एल्फारिया बताती है मांगे वेंडर बनना और साथ में सूर्यास्त देखना। जिस बात पर एग्री करते हुए विल कहता है कि एल्फी मैं अभी तुम्हारे साथ खड़ा नहीं हो सकता, इसलिए मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। अब ये सुनने के बाद एल्फारिया विल की गोद में लेटने के साथ बताती है कि फिर भी मुझे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ विल, तुम्हें छूने और तुम्हारे गर्माहट को फील करना चाहती हूँ। ये बात सुनकर विल उसके काफी करीब आते हुए कहता है कि पता है उस बारे में बहुत समय पहले क्या तुमने मेरे साथ कोई चाल चलने की कोशिश नहीं की थी? अब विल को इतना करीब देखकर यहाँ तक कि उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद वो तुरंत उससे दूर हटते हुए कहती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? जिसके जवाब पर विल बताता है वो किसकी तरह था या तुम कुछ और भी समझ सकती हो। ये सुनते ही एल्फारिया के कान खड़े हो चुके थे, साथ ही वो पहले से भी ज्यादा एम्बेरस फील करते हुए कह रही थी मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो और सच में मैं कोलेट नहीं हूँ, तुम्हें पता है? इस बात पर विल बता रहा था अब तुम कोलेट को बीच में क्यों ला रही हो। ये सुनते ही एल्फारिया उससे गुस्सा होते हुए कहने लगी तो तुम्हें वह याद है। जिस बात पर एग्री करते हुए विल बताना शुरू करता है मुझे लगता है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे अभी भी याद नहीं है और सेरेडिवेन ने मुझे सब कुछ समझाया था। उन्होंने कहा कि मैजिक के जिन रास्तों पर मैं चला हूँ उन्हें याद करके ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा, इसलिए अगर मैं कुछ भूल गया हूँ तो उसे मैं वापस पाना चाहता हूँ। इसमें वो बातें भी शामिल है जिन्हें हम बहुत कीमती मानते थे एल्फी। अब ये सुनकर एल्फी का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया था, साथ ही वो उसको बताती है तुम बहुत लालची हो विल। उसकी इस बात पर विल बताता है कि बिल्कुल सही, मैं इतना लालची हूँ कि तुम्हारा मुकाबला भी कर सकता हूँ। ये बात सुनकर एल्फी खुश होने के साथ कहती है सच में, तो फिर मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन इसके बदले चलो चलकर आसमान को देखते हैं। जिसके बाद वो ऊपर की तरफ काफी सारी सीढ़ियां क्रिएट करने के साथ उसको बताती है कि जब हमने यह वादा किया था उससे कहीं ज्यादा करीब से हम यह देख सकते हैं। जो सुनकर विल काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर विल अपनी पीठ पर एल्फारिया को ला देते हुए ले जा रहा था।
साथ ही वो उसे सवाल करता है, ये सीढ़ियाँ लोग इसे देख लेंगे है ना। जिस बात का जवाब देते हुए अल्फारिया बताती कि मैंने उन पर इल्यूजन मैजिक का इस्तेमाल किया है, इसी वजह से चिंता मत करो। और सबसे जरूरी बात, 12 बजने से पहले हमें जल्दी करनी होगी। और विल, तुम्हारी पीठ पहले के मुकाबले अब बहुत चौड़ी हो गई है, तुम काफी बड़े हो गए हो, लेकिन तुम्हारा प्यार बिल्कुल भी वैसा ही है। इसके बाद यहाँ से ऊपर की तरफ आ गया था, जहाँ पर विल अपने सामने शानदार नजारे को देखने के बाद कहता है कि ये बहुत सुंदर है, लेकिन ये आसमान नकली है और उसके पास सेलेस्टियल होस्ट छिपा हुआ है। जिस बात पर एग्री करते हुए अल्फारिया बताना शुरू करती है, हमने जो वादा किया था, हो सकता है कि दुनिया में उसे निभाना सबसे मुश्किल काम हो, लेकिन अगर ऐसा है भी। जिसके बाद वो दोनों एक साथ प्रॉमिस करते हुए कह रहे थे, भले ही ऐसा हो पर यह एक वादा है, चलो साथ में सनसेट देखते हैं, बस तुम और मैं। इसी रोमांटिक सीन के साथ यहाँ से कट होकर फर्स्ट फ्लोर टेम्पररी क्वार्टर्स की तरफ आ गया था। कल मैं ज्यादा ही बह गया था और मैंने बहुत कुछ खा पी लिया है, इसी वजह से बहुत बुरी हालत है। वहीं दूसरी तरफ कोलेट अपने दोस्त से कह रही थी, मुझे हैरानी है कि इस गाइडेंस सिलेक्शन में वे हमें किस तरह की बातें सिखाएंगे। उसके इस बात पर शियोन बताता कि शायद यहाँ रहने के बारे में कुछ टिप्स, आखिरकार यहाँ पर अलग अलग फैक्शन भी तो हैं। साथ ही साथ विग्नोल भी कहता है कि सच मुझे लोग कहते हैं कि यहाँ पर चीजें अकेडमी से अलग हैं। उसी वक्त वहाँ पर क्लैरिस राते के साथ सब लोगों को बता रही थी, इंतजार करने के लिए शुक्रिया और अलग अलग फैक्शन में शामिल होने पर तुम सभी ग्रेजुएट को कांग्रेचुलेशन। और तुम ही तो हो ग्रीन जनरेशन, यहाँ तक कि जो लोग फर्स्ट ब्लूम में जगह नहीं बना पाए, उन्हें भी अनजान चीजों को जानना और ब्लेसिंग पाया। जैसा कि उम्मीद थी, तुम सभी की जबरदस्त काबिलियत साफ झलक रही है। तो पिछले सालों में इसी समय मैं तुमको टावर के बारे में इन्फॉर्मेशन देती थी, लेकिन तुम्हारी क्लास के लिए मैं तुमको एक टॉप सीक्रेट ऑर्डर दे रही हूँ और तुम्हारा मिशन उन फैक्शन पर नजर रखना है जिसने तुम सभी को ऐड किया है। साथ ही साथ फॉलो मेंबर्स के साथ बातचीत, उनके बिहेवियर और रिकॉर्ड, और फिर इसकी रिपोर्ट देना। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद वहाँ के सारे लोग एकदम हैरान हो चुके थे, यहाँ तक कि जूलियस का कहना है, ये सब क्या है। जिस बात का जवाब देते हुए क्लैरिस सिर्फ बताना शुरू करती है, टर्मिनेलिया पर हुए अचानक अटैक की बात तुम सभी के जहन में अभी भी ताजा होगी और इस इंसिडेंट के पीछे की वजह पता लगाने के बाद सारे सबूत एक ही बात की ओर इशारा कर रहे थे कि किसी अंदर के ही पर्सन ने उनकी मदद की थी। इस बात की वजह से वो लोग पहले से भी ज्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन क्लैरिस सिर्फ अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कह रहे थे, तुम लोगों ने सुन लिया है और टावर में एक गद्दार मौजूद है, इसी का तुम्हें पता लगाना है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड एंड होता है। यहाँ तक इसके सीजन 3 की भी न्यूज सामने की तरफ निकल कर आई है, जिससे मालूम पड़ता है कि सीजन 3 का प्रोडक्शन वर्क पहले ही शुरू हो चुका है। इसी वजह से इसका सीजन 3 अगली साल यानी 2027 में देखने को मिलेगा। तो फिर मिलते हैं, सायोनारा।